लिसन एवरीवन, सबको ध्यान देना है। सीबीएसई हो, एसएससी हो, आईसीएसई नहीं है इधर, या 11th हो, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट सेम ही है, बदलने वाला। तो आज हम इकोनॉमिक्स क्या है वो सीखेंगे और इकोनॉमिक्स में आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको भी एक चैप्टर है और आपको तो ये सब्जेक्ट है ही, है ना? एक या दो चैप्टर है ना इसमें। ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि स्कैरसिटी क्या है, चॉइसेस क्या है, वांट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसके जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, डेफिनेशन क्या बनती है, ये सारी चीजें, एवरीथिंग। ओके, so let me start with the definition or the concept first, कि where as your subject is economics, subject ही क्या है अपना, इकोनॉमिक्स है ना, नाम ही है इसका इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है इकोनॉमिक्स का, कि हमारे जो रिसोर्सेस है ये कैसे है रे, लिमिटेड है, और हमारी वांट्स जो है ना वो कैसे है, अनलिमिटेड है। क्या ये बात आप मानते हो? इस टॉपिक पर भी आएंगे, बट थोड़ा सा पहले मैं इसका और पीछे हम जाते हैं कि ये इकोनॉमिक्स क्या है। सो बेसिकली साइंस दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस वो है जिसको लैब में टेस्ट किया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह, है ना? ये सब्जेक्ट नेचुरल साइंस है जहां पर उसका एक्सपेरिमेंट होता है और उसके ऊपर से रिजल्ट बनते हैं। और एक होता है सोशल साइंस जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर का स्टडी होता है, जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर का स्टडी होता है कि हम सोशली कैसे हैं, या हम साइकोलॉजिकली हमारा स्टडी किया जाता है, वो सोशल साइंस है। इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, किससे? ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो अभी ये इकोनॉमिक्स क्या है, तो बच्चों ध्यान में लो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। ये क्या है? इट इज अ सोशल साइंस। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ह्यूमन के बिहेवियर का स्टडी किया जाएगा। क्या होगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये पॉइंट ध्यान में रखो कि वेयर विल स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि एज हाउ ह्यूमन बिहेव्स, कि हम कैसे बिहेव करते हैं कि हमारी वांट पूरी करने के लिए हमारे पास जितने रिसोर्सेस है उसमें हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? जितने भी चीजें हैं कि ह्यूमन क्या करता है, उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, और यही कोशिश करने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो सब कुछ इकोनॉमिक्स में आता है, वो सब कुछ इकोनॉमिक्स में आएगा। तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट, क्या ये पैसों से रिलेटेड है? यस, इट इज रिलेटेड विथ मनी, पैसों से रिलेटेड है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड की जाएगी। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड की जाएगी। ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन स्टडी इसमें आ रहा है, तो यस ऑफ कोर्स ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर इसमें आ रहा है। ओके, तो ये सब कुछ हमें ध्यान में लेना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें क्या क्या आता है। पॉपुलेशन आएगा, इसमें पॉवर्टी आएगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट आएगा। ओके, ऑल्सो इसमें इकोनॉमिक्स में इनकम आएगा, हमारा इंडिविजुअल का इनकम आएगा, नेशनल इनकम आएगा, एंड एज ही सेड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओके, ये भी इसमें कंसिस्ट किया जा सकता है। ओके, देखो ध्यान दो, अभी ये वर्ड जो इकोनॉमिक्स ये वर्ड है ना, ये कहां से आया? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कि वर्ड कहां से आया है? सो दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से आया है? तो ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, और जो ग्रीक वर्ड है ना, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक
वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोनॉमिया। हाँ, वो ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोनॉमिया। क्या है? सो इकोनॉमिक्स ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। द ग्रीक वर्ड इज ओइकोनॉमिया, और इस ओइकोनॉमिया का मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो क्या इसमें बस फैमिली का मैनेजमेंट आएगा क्या? नहीं, इसमें पूरे होल इकोनॉमी का मैनेजमेंट आएगा। बस एक घर का मैनेजमेंट, जैसे देखो एक सिंपली एग्जांपल लेकर चलो कि एक घर का मैनेजमेंट है ना, एक फैमिली का मैनेजमेंट, कि हमारे फैमिली में कोई मेंबर्स 4 5 10 20 जितने भी मेंबर्स हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है, कोई तो हमारे घर का एक बड़ा पर्सन, एल्डर पर्सन, तो आपके मदर हो, फादर हो, या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, चाचा चाची, कोई तो वो सब मैनेज करता रहता है, पैसा कितना इनकम आया, कितना किसको देना, इसको इतना देना, उसको इतना देना, इसको इतना देना, क्या खरीदना, क्या नहीं लेना, कैसे, सब चलता है, फाइनेंस को चलाता है, घर चलाता है, उनको बोलते हैं ना उसको, ये घर चलाता है ना। हाँ, वैसे हमारी देश चलाना, कंट्री को चलाना। अभी कंट्री, यही बात कंट्री लेवल पर सोच कर देखो तो इसमें कितनी सारी चीजें आ गई ना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आ गया है ना, एजुकेशन सिस्टम जिसके लिए अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, आप देख रहे होगे न्यूज पर। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन कर रन करना, डिफेंस के लिए करना, लॉ एंड ऑर्डर सेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, गरीबी को दूर करना, इनकम बढ़ाना, महंगाई कम करना या सस्ता करना, महंगा कर, सब कुछ ये सारी चीजें किसके अंडर आती है? इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। और इन्हीं सब का मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज ओइकोनॉमिया। ओके, गेटिंग आ रहा है ध्यान में? ये है ओइकोनॉमिया, इसी को मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ऐसे कहा जाएगा। अभी ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कोई अभी की कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से ही चल रहा था, बस यहाँ पर हमने उसको अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम अभी ये सीख रहे हैं, बट ये पहले से ही चलते आ रहा था, जैसे कि राजा लोगों के जमाने से ही। अभी आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, देखो राजा लोगों के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब उस टाइम पर एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य नाम का, उसके नाम की एक सीरियल भी आती थी, शायद आपने नहीं देखी होगी, आपके मम्मी लोगों ने देखी होगी, उनको पूछ सकते हो आप, चंद्रगुप्त मौर्य नाम की सीरियल आती थी, उसमें वो राजा की सारी वो बताया जाता था। तो उनके राज्य में उस राजा के पास जो मिनिस्टर्स थे ना, उसमें एक मिनिस्टर था कौटिल्य नाम का। क्या नाम का? कौटिल्य नाम का, जिसको चाणक्य नाम से भी हम जानते हैं। चाणक्य नाम से जानते हैं कि जो कि बहुत 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 चाणक्य उसके पास था, यानी कि बहुत होशियार था, बहुत वाइज था, विजडम। ओके, और इसीलिए वो उसके राज्य का एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी करके, है ना, उनको डिसीजन लेने में, राज्य को चलाने में, कामकाज देखने में, या कोई ऐसा उसमें मदद करता था राजा को। उन्होंने एक बुक लिखा, तो कौटिल्य ने क्या लिखा? एक, तो यहाँ हम बात करते कौटिल्य की, है क्या? हाँ, तो फिर तुम्हें ये देखो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना सारे। तो कौटिल्य नाम का वो जो मिनिस्टर था, उन्होंने एक बुक लिखा, और उनके बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। ओके, अर्थ और शास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र। इसमें देखो, इसको मैंने जानबूझ के डिवाइड करके लिखा है, क्यों? बिकॉज ये अर्थ का मीनिंग होता है, इस अर्थ का मीनिंग है मनी। अर्थ का मीनिंग क्या है? और शास्त्र का मीनिंग होता है साइंस। शास्त्र का मीनिंग होता है साइंस। देखो, तो अर्थशास्त्र क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ मनी, और इट इज अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, साइंस ऑफ एक्वायरिंग मनी। ये बात हमें कौटिल्य ने बताई, और उनके ये बुक में उन्होंने अर्थशास्त्र के कई सारे रेफरेंसेस भी हमें दिए, जो आज तक हम अपने देश चलाने के लिए यूज करते हैं, कि कई सारे कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स के वहां से हमें मिले हैं। ओके,
और इनके बाद फिर कई सारे लोग आए, पर्सन आए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, और जिन्होंने हमें इकोनॉमिक के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स की हमें डेफिनेशन अलग अलग तरीके से उन्होंने हमें समझाई। तो इसमें एक है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। पता है आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ, क्या नाम है? हाँ, सो एडम स्मिथ की बात करते हैं कि एडम स्मिथ ही इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। अभी ऑफ कोर्स इन्होंने इकोनॉमिक्स में कई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा होगा, है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के इन्होंने हमें दिए, इसीलिए एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स हमें कहेंगे। इन्होंने भी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन हमें समझाई है ना, उसमें वो इकोनॉमिक्स क्या समझाते हैं कि वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक्स यानी कि अगेन मनी का साइंस है, ये वेल्थ का साइंस है, जहां हमें समझ कर लेना है कि इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये हमें एडम स्मिथ के डेफिनेशन में से समझ में आ रहा है। ऑल्सो दूसरे भी लोग थे। अभी ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये 3 पीरियड में क्लासिफाई किया गया। ये अभी का नहीं है, इसको 3 पीरियड में क्या किया गया? क्लासिफाई। जो बहुत पुराना वाला पीरियड था, मतलब लाइक 18th सेंचुरी। कब का? 18th सेंचुरी की जब हम बात करें, तब कौन सा इकोनॉमिक्स चलता था? तब क्लासिकल इकोनॉमिक्स हुआ करता था। कौन सा? तब था क्लासिकल इकोनॉमिक्स। फिर उस टाइम पर उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से वो सब चलाना। फिर धीरे धीरे चेंजेस होते गए, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस बढ़ते गए, ये सब बनता गया। और फिर बाद में हम अगर देखें कि 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पर फिर आया नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्या आया? देखो, आपके टीचर्स इतना डीप में नहीं पढ़ाएंगे, सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आया। और फिर एंड ऑफ द 20th सेंचुरी या अभी 21st सेंचुरी में अभी जो चल रहा है, हाँ, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड टिल नाउ जो है उसे हम कहेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अभी जो कौन सा चल रहा है? वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स में अभी इस टाइम पर कई सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग थेरीज, थेरम्स हमें बताए, है ना। तो वेजेस की थेरी हो या फिर इकोनॉमिक्स में अलग अलग आने वाले कॉन्सेप्ट के थेरीज के बारे में बताया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अभी फिलहाल हम जो चल रहा है हमारा ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमारा अभी चल रहा है। ओके, अभी इन सभी से हमें एक बात ध्यान में लेनी कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, क्या है रे इकोनॉमिक्स? आप सिंपली एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में ध्यान में रखो इकोनॉमिक्स क्या है। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, या फिर इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है ये? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, where we try to accomplish our basic needs or our needs, or try to fulfill our wants with limited means, है ना। कि जो हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड मीन्स में पूरी करने की कोशिश करते हैं। जहां हमारी अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड मीन्स में पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल वेयर बिहेवियर और रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज, इसे कहा गया है ना। कि वेयर वी ट्राई टू फुलफिल, वेयर वी, अभी ये मैं अपने इससे दे रही हूँ, हाँ, वेयर ट्राई टू फुलफिल अनलिमिटेड wants with limited
या इसी को हम बोलेंगे रिसोर्सेस, कि हम मैक्सिमम हमारे वांट कम से कम रिसोर्सेस में जितने भी है उसमें हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाएगा इकोनॉमिक्स। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इकोनॉमिक्स क्या है ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? हाँ, अभी इस इकोनॉमिक्स में ना कुछ बेसिक सी चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान में लेने हैं। अच्छा, इसको सीखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स है, अभी जैसे हमने कॉन्सेप्ट देखा इकोनॉमिक्स, तो इस इकोनॉमिक्स को एक इकोनॉमिस्ट था, नॉर्वेजियन एक इकोनॉमिस्ट था जिसने ओस्लो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उन्होंने 1933 में एक बुक लिखा और जहां पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में कैटेगराइज किया, दो ब्रांचेस में कैटेगराइज किया। उस पर्सन का नाम है रैगनार फ्रिश। क्या है? फिश से याद रखो, फ्रिश। क्या? फ्रिश। रैगनार फ्रिश नाम का ये बंदा था। इन्होंने इस इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में कैटेगराइज किया, सच एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या ये बात पता है आपको? ओके, इन्होंने इकोनॉमिक्स को भी दो ब्रांच में डिवाइड किया। पहले तो पूरा इकोनॉमिक्स ऐसे ही हुआ करता था, बट 1933 में इसको क्लासिफाई किया गया। ओके, कब हुआ ये? 1933 में। हाँ, इसको क्लासिफाई किया इन्होंने, दो हिस्सों में डिवाइड किया कि एक होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होना चाहिए मैक्रो। अच्छा, क्या होता है माइक्रो और क्या होता है इकोनॉमिक्स? क्या है वो तो हमने समझ लिया कि इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है, जहां पर हम हमारे वांट पूरी करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। ये इकोनॉमिक्स हमें समझाता है। ओके, बट इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, सच एज माइक्रो एंड मैक्रो। अभी ये वर्ड्स कहां से आए? अगेन दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये भी कहां से आए? ये भी ग्रीक वर्ड से ही आए। ठीक है, अभी ये ग्रीक वर्ड कौन सा? सो दिस ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज, अभी ये सी के जगह बस के लगाने का, मिक्रोज। क्या है इसका? मिक्रोज। दिस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोज। और ये कहां से आया? ये भी ग्रीक वर्ड से आया, जिसका है मैक्रोज। मैक्रोज। क्या होता है ये मिक्रो, क्या होता है मैक्रो? देखो, मिक्रोज का मीनिंग है विच मीन्स स्मॉल, विच मीन्स स्मॉल, एंड मैक्रोज मीन्स लार्ज। मैक्रोज मीन्स लार्ज। तो इन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज किया। देखो, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं ना, जहां हमें स्मॉल से स्मॉल, छोटे से छोटा, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम देख पाते। माइक्रो, स्मॉल, मैक्रो यानी कि लार्ज। तो इस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया, दो ब्रांच में डिवाइड किया, सच एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल. So where if we are doing study of individual unit, so वो individual person का हो सकता है, इंडिविजुअल बायर का स्टडी हो सकता है, इंडिविजुअल सेलर का स्टडी हो सकता है, या प्रोड्यूस्ड करने वाला इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का स्टडी हो सकता है, किसी एक कंपनी का स्टडी हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म का स्टडी हो सकता है ना, किसी पर्सन के, इंडिविजुअल पर्सन के इनकम का स्टडी हो सकता है ऐसा, या इंडिविजुअल पर्सन ने की हुई डिमांड का स्टडी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के प्राइस का स्टडी हो सकता है. बट वो सारी चीजें जब मैं बता रही हूँ वो सब क्या है रे, इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल स्केल. वो किसके अंडर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा. किसके अंडर आएगा, माइक्रो. और वही अगर हम मैक्रो की बात करें तो कि वेयर द स्टडी ऑफ नॉट इंडिविजुअल इनकम, नेशंस इनकम, नेशनल इनकम, not individual firm but all the firms, है ना. It is not only about demand created by only single person, it's a demand by all the consumers, supply by all the sellers या producers ने जितना सारे कंपनी. मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सबका स्टडी, होल इकोनॉमी का स्टडी करना. यहाँ पर होल
इकोनॉमी का स्टडी करना कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना, है ना, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में का बस आप एक पेड़ का स्टडी कर रहे हो कि ये पेड़ कैसा है, क्या है इसके फीचर एंड ऑल, वो कौन सा स्टडी हुआ? और पूरे के पूरे जंगल का स्टडी करना मैक्रो। समझ रहे हो डिफरेंस माइक्रो मैक्रो का? हाँ, बट स्टडी इज कॉमन। हाँ, इकोनॉमिक्स मतलब वहां स्टडी करना ये कॉमन रहेगा। हाँ, फिर वो इंडिविजुअल लेवल पर किया, दैट इज माइक्रो, और लार्ज स्केल पर अगर वो हम कर रहे दैट इज मैक्रो। गेटिंग दिस? आ रहा है समझ में? हाँ, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स को क्या किया गया था? क्लासिफाई, इसके ब्रांचेस बनाए गए। अभी हमें जो कुछ कॉन्सेप्ट सीखने जो आपके चैप्टर में आने वाले हैं, अभी आपके बुक में जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, सच एज स्कैरसिटी, वांट, सेलर, बायर, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोड्यूसर, हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉन्सेप्ट अभी हम देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीजें समझते हो। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं वांट से। किससे? वांट्स। जनरल लैंग्वेज में हम बोले तो नीड। अरे मेरे को अभी पानी पीना है, मेरे को पानी चाहिए, मेरी नीड है, मेरी वांट हो गई, है ना, राइट? अरे मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए, मुझे पेन चाहिए, ये मेरी वांट हो गई। इकोनॉमिक्स सेंस में वांट को क्या कहेंगे? जनरल लैंग्वेज, इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से कि वांट्स मतलब वांट यानी कि नीड, बट व्हाट वी कैन से इन इकोनॉमिक सेंस? एनीवन ऑफ यू? इसमें वांट्स को कहा जाता है लैक ऑफ मान रहे हो आप? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जो चीज हमारे पास नहीं है, जहां हम लैक कर रहे हैं, है ना, जो हमारे पास नहीं है, जो सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, वही तो हमारी क्या होती है? वांट। मेरे पास फोन नहीं है रे, मुझे लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो मुझे मोबाइल चाहिए, तो ये मेरी वांट है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास नहीं है। और ऑलरेडी अगर वो आपके पास है तो वो सेम चीज आपको चाहिए होती है क्या? अरे सिंपली हम दुकान में ड्रेस लेने जाए तो भी ना, हा पॅटर्न आहे माझ्याकडे, मला दुसरा पॅटर्न दाखवा, करतो ना आपण, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ऑलरेडी यू हैव इट। सो हमें जो चाहिए, क्या चाहिए होता है? जो हमारे पास नहीं है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, वही तो हमारी क्या है? नीड है। वही हमारी क्या है? वांट है। समझ पा रहे हो? वांट है ना, कि जो हमारे पास नहीं होता है वो हमारी क्या है? वांट। अभी ये वांट ऐसी है ना भाई, ये खत्म ही नहीं होती। होती है क्या? ये पूरी ही नहीं होती। अगर पूरी हो गई ना, एक पूरी हो गई, दूसरी रेडी है ऐसा है ना, कि वांट जो है ना, वांट का नेचर कैसा है, वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि वांट ऐसा है, वांट्स आर नेवर एंडिंग। वांट्स आर नेवर एंडिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? ये खत्म ही नहीं होता। मतलब अगर तुम्हें फोन चाहिए, मान लो तुम्हें फोन मिल गया, तो तुम्हारी अभी कोई दूसरी वांट क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि देखो, रास्ते पे चलने वाला ये बंदा होता है, साइकिल वाले को देख के बोलता है काश मेरे पास, हाँ, तो जिस साइकिल मिल गई तो फिर वो क्या बोलता है? बाइक रहती। अगर बाइक मिल गई तो बाइक वाला बंदा कार। सो बेसिकली एक विश अगर हमारी पूरी होती है, एक वांट अगर हमारी पूरी होती है, दूसरी क्रिएट हो जाती है ना? व्हेन वन वांट फुलफिल and when one want accomplishes, another will arise, नई आ जाती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये खत्म ही नहीं होती, नेवर एंडिंग। मतलब अनलिमिटेड है ना, मतलब क्या? इसीलिए तो इसको हमने क्या कहा कि वांट्स आर अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होती। एक पूरी हुई कि दूसरी आ जाती है ना? जैसे कि मान लो कि बहुत गरीब लोग हैं तो ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए, वांट है, लेकिन बहुत रिच पर्सन ले लो ना, उसकी भी वांट होती है, इतना रहकर भी उसको चाहिए ही होता है। अंबानी का एग्जांपल ले लो, कितना
कितना पैसा है ना। बट फिर भी क्या लगता है कि क्या उनकी कोई वांट नहीं हो सकती? वो बोलेंगे मुझे ऐसे जियो जैसे 4 कंपनी डालनी है, हो सकती है ना उनकी वांट, है कि नहीं? तो वांट्स कैसे है? अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होते। ये फीचर हमें ध्यान में लेना है वांट का। ऑल्सो वांट के बाद हमें ये भी समझ लो कि वांट्स जो है ना ये बदलती रहती है रे, चेंज होती रहती है। कैसे? ये एज वाइज चेंज होगी, ये जेंडर वाइज चेंज होगी, ऑल्सो ये सीजन वाइज चेंज होगी। क्या मान रहे हो कि नहीं बात, इस बात को आप? एज वाइज बदल रही है, जेंडर वाइज बदल रही है, सीजन वाइज बदल रही है, कंज्यूमर के आपके टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस वाइज भी बदल रही है। ये प्रेफरेंसेस वाइज भी ये बदल रही है। यस और नो? देखो एज वाइज, जैसे कि छोटा बच्चा ले लो, तो छोटे बच्चे की वांट क्या है कि उसको खिलौने चाहिए, टॉयज चाहिए, है ना? अगर वही आप जैसे बच्चे ले लो, थोड़े से बड़े यंग ले लो, उनको क्या चाहिए? बाइक भी चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी पेट्रोल भी पाहिजे पळवायला, है ना? सो उनको हमने टॉय दे दिया, ये ले देवांश टॉय, तो देवांश टॉय के साथ खेलेगा क्या? नहीं ना, ऑफ कोर्स उसकी वांट वो नहीं है। एज वाइज बदलती है। और बूढ़े लोगों को बुक चाहिए, कुछ तो पढ़ने के लिए दे दो, उसमें खुश हो जाएंगे। सो बेसिकली वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स डिफर विथ ऑल्सो जेंडर वाइज भी, है ना? डिफर करता है किस वाइज? जेंडर वाइज भी वांट्स डिफर करते हैं। मेल के वांट्स अलग हो सकते हैं, फीमेल के वांट्स अलग हो सकते हैं। ओके, ऑल्सो सीजन वाइज भी ना, रेनी सीजन में छाता चाहिए, रेनकोट चाहिए, है ना? विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स चाहिए, समर सीजन में कॉटन क्लॉथ चाहिए, समर सीजन में गर्मी होती है, एसी फैन चाहिए, है ना? तो हमारे वांट सीजन वाइज, जेंडर वाइज, एज वाइज, प्रेफरेंस वाइज, हमारे हैबिट्स वाइज, टेस्ट वाइज बदलते रहते हैं, बदलते हैं ना? सो वांट्स आर, ये वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, कि वांट्स ऐसे ऐसे होते हैं। देखो अभी इसमें एक बात ध्यान में रखो, तो ये बात समझ गए आप वांट। हाँ, अभी और एक कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज स्कैरसिटी। क्या? स्कैरसिटी। क्या होता है ये स्कैरसिटी? जैसे अभी इसके पास पेन का शॉर्टेज था ना, कमी थी ना पेन की, उसने देने के बाद वो कमी पूरी हो गई। तो स्कैरसिटी मतलब क्या? कि कमतरता, है ना? यानी कि किसी चीज की कमी, उसको हम स्कैर्स बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में क्यों समझ कर लेना है? बिकॉज अभी जो भी हमें मिल रहा है, अभी हमारे लाइफ में जनरली क्या होता है, देखो ये जो हमारी वांट है ना, वांट हम इसको किस तरीके से पूरी करते हैं, ध्यान दो। हम हमारे वांट को जनरली कौन से प्रेफरेंस में हम पूरी करते हैं? तो हमने इसको प्रेफर कर रखा है। कैसे? तो सबसे पहले हम अपने बेसिक नीड पूरे करते हैं। यस और नो? सबसे पहले हम अपने बेसिक नीड पूरे करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कंफर्ट के पास, और उसके बाद हम जाते हैं लग्जरी के पास। अभी बेसिक नीड में क्या आएगा रे? क्या हमारे बेसिक नीड्स क्या क्या है बताओ? फूड। देवांश कडे बघून सांगा ना, फूड है ना? सबसे पहले क्या चाहिए? फूड, देन शेल्टर, क्लोथ्स, हाँ हेल्थ, हाँ वो इसमें ही फूड इसमें ही लेंगे यार, एजुकेशन, ठीक है? दीज आर 5 बेसिक नीड्स कि ये हमें चाहिए, मतलब चाहिए। कोई भी इंसान सबसे पहले क्या करने की कोशिश करता है? ये चीजें फुलफिल करने की कोशिश करता है, ये वांट, ये नीड फुलफिल करने की कोशिश करता है। कौन से? बेसिक नीड।
है ना। अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये ले पैसे और क्या करना है करो, तो सबसे पहले इंसान ये पूरी करेगा कोशिश है। अगर उसकी ये चीजें फुलफिल हो चुकी है, अगर बेसिक नीड्स पूरे हो चुके हैं, उसके बाद वो कहा जाएगा, कंफर्ट के पास जाएगा। ओके, यस, सो वी वर डिस्कसिंग कि हम वांट कैसे कैसे सीक्वेंस में पूरी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते रहे, बेसिक नीड। इफ बेसिक नीड फुलफिल हो गए तो हम किसकी ओर जाते हैं, कंफर्ट। अभी कंफर्ट में क्या आ रहा है, जैसे कि हमें देखो कंफर्ट में क्या आता है, जैसे कि अगर घर में हम खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं, घर में हम फ्रीज यूज कर रहे हैं, या फिर मिक्सर यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे काम क्विक फास्ट या हमें उससे कंफर्ट मिल रहा है, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं कंफर्ट। तो जब हमारे पास ये चीज़ें हम फुलफिल कर पाए तो हम कहाँ जाते हैं, कौन सी चीज़ें लेने जाते हैं, कंफर्ट वाली चीज़ें लेने जाते हैं, है ना। कंफर्ट वाली चीज़ें तो फिर इसमें आ गया अपना मिक्सर, फ्रिज, टीवी, हाँ, या फिर हाँ पेन कैसे कम एजुकेशन में आ गया भाई वो तो ऐसे घर में की जो चीज़ें जिससे हम कंफर्ट फील पर, बैठने के लिए सोफा ही चाहिए, नीचे नहीं बैठेंगे, ऐसा कंफर्ट। ओके तो ये सब किस में आया, एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, अभी आपका आपका हर एक का अलग हो सकता है। उसके बाद आता है लग्जरियस आइटम्स। अभी लग्जरियस आइटम्स में आएगा, यस, हाँ, गोल्ड, डायमंड, हाँ, एक्सपेंसिव कार्स एंड एक्सपेंसिव बाइक्स एंड ऑल, ये सब सब सब। क्या इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं कटेगी क्या, ऐसा है क्या, या इसके बिना हमारी जिंदगी कटेगी नहीं, ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इतना रहा तो भी ठीक है, बट जब हमारे पास जैसे जैसे पैसा आने लग जाता है, जब हमारी ये वांट्स पूरी होती है तब हम इसकी ओर जाते हैं, ये पूरी होती है तब हम इसकी ओर बढ़ते हैं। समझ रहे हो आप। सो इस तरीके से हमारे वांट को हमने क्या कर रखा है, प्रेफरेंस दे रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। ऑल्सो हर एक किसका पर्सपेक्टिव, हर एक ह्यूमन का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, एज पर देयर वांट। हाँ, एज पर देयर वांट, एज पर देयर लाइफस्टाइल, एज पर देयर सिचुएशंस, उनके हिसाब से वो इस हिसाब को इसको अलग अलग तरीके से प्रेफर करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, स्कैरसिटी के। हाँ, स्कैरसिटी में, हाँ, तो हम सबसे पहले क्या करना चाहेंगे रे, कि ये जो रिसोर्सेस है, अभी हमने इनकी बात की ना, अभी आप हमारे आसपास देखो कि जो भी चीजें हैं, क्या ये कहाँ से आई, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये कहाँ से आया, दुकान से ना, दुकान वाले ने कहाँ से खरीदा, होलसेलर से खरीदा, होलसेलर ने कहाँ से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर उसके बाद आता है फैक्ट्री। सो बेसिकली कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आ गई, उसको प्रोड्यूस किया गया है, समझ रहे हो, बनाया गया है ना, फैक्ट्री में इसे मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया। और जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये चीज परचेस करता है, हमारे जैसे लोग जो हम परचेस करते हैं वो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे, जो ये चीज सेल कर रहा है उसको हम सेलर कहेंगे, उसे हम सेलर कहेंगे। ओके, और जो हम पैसे कमाने के लिए किसी के अंडर, सुन तो ले पूरा, जो पैसे कमाने के लिए हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉई कहा जाएगा, कि हु इज वर्क अंडर समवन। और जो काम देने वाला है, जॉब देने वाला है, उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर। क्यों ये सारी टर्म्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब इससे रिलेटेड है। ओके, तो ये सब अगर हमने देखा कि कोई भी चीज ऐसे यूं ही बनी नहीं, उसको बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया, बनाने के लिए भी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, वी नीड रिसोर्सेस, some raw materials, some things to manufacture, to produce such goods and all, right? तो ये जो रिसोर्सेस है, या रिसोर्सेस बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए, ऐसी बात है क्या रे, इसको हमें कलेक्ट करना पड़ता है, उसके फिर प्रोसेस करनी पड़ती है, फिर ये सब होने के बाद ये कोई चीज बनती है। समझ पा रहे कि ये पेन भी बना तो इसके पीछे कई सारे रिसोर्सेस यूज हुए और फिर ये बना।
तो ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस कैसे है? लिमिटेड है। कैसे है ये रिसोर्सेस? ये चीज मैन मेड है, बट रिसोर्सेस जो है वो नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड भी रहेंगे। हाँ, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस है या कुछ हो, ये कैसे है रे? लिमिटेड है ना। एक ना एक दिन ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कुछ रिसोर्सेस खत्म भी हो रहे हैं, है ना। जैसे आपने सीखा भी होगा ज्योग्राफी एंड नॉलेज में, आप देखते होंगे। सो ये रिसोर्सेस जो है, स्कैरसिटी मतलब यहाँ हमारे जो रिसोर्सेस है, दीज रिसोर्सेस जो हमें जरूरी है चीजों को बनाने के लिए, ये रिसोर्सेस कैसे है? कैसे है? स्कैर्स मतलब क्या? कम है। रिसोर्सेस कैसे? स्कैर्स यानी कि क्या? कम है। लेकिन हमारी ये वांट, ये तो खत्म ही नहीं होती, है ना। ये खत्म ना होने के पीछे का भी रीजन क्या है पता है? कि नए 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 इन्वेंशंस होते जाते हैं, नई नई चीजें अपडेट होती जाती है, और इसीलिए हमारी वांट भी बढ़ती जाती है ना। कि चीजें अपडेट हो रही है, इसीलिए हमारी वांट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो जैसे कि अभी मेरे पास ये 15 है ना, अभी मार्केट में 17 आ गया, तो मेरे को भी ऐसे लगेगा ना कि भाई मेरे पास 17 होना चाहिए। अपडेट हुआ ना, है कि नहीं। तो नए नए इन्वेंशन, तो 18 आ गया, 20 आएगा, जो भी आएगा। सो ये ऐसे इनोवेशन एंड अपडेट की वजह से इंसान को क्या होती है? वांट उसकी बढ़ती ही जाती है, खत्म होती नहीं है। बट रिसोर्सेस कैसे है रे? लिमिटेड है। रिसोर्सेस कैसे है? लिमिटेड है, स्कैर्स है। और फिर इसमें हमारा बिहेवियर, इसमें हमारा बिहेवियर कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट पूरी करने की जो कोशिश करते हैं ना, उसी बिहेवियर को इकोनॉमिक्स कहा गया है। समझ रहे हो? इट इज अ स्टडी ऑफ सोशल साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हाउ वी ट्राई टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट विद लिमिटेड मीन्स, विद लिमिटेड मीन्स। ओके, कि रिसोर्सेस में हम कैसे इसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, इसी को हमें इकोनॉमिक्स में समझाया गया है। आ रहा है ध्यान में? तो अगर ये इंडिविजुअल लेवल का अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल का स्टडी है, तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और यही अगर हम कंट्री लेवल पर देखे जाए तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। आ रहा है समझ में? कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स क्लियर हो गए? हाँ, ये कुछ चीजें यहाँ पर लिखी, ये नोट कर लो, फिर आपके बुक्स में जो कॉन्सेप्ट्स दिए उसको हम देखेंगे। यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स। सो लेट्स सी, अभी जो थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे, इकोनॉमिक्स क्या है वो हमने सीखा, राइट। और इकोनॉमिक्स को लेते हुए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हमने की। आपके बुक में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में आपके क्या समझा है, एक बार वो भी गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। इफ यू हैड टू चूज, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज? अभी देखो मैंने आपको ये ऑप्शन दिया था, है ना, कि आपको मैंने, अगर आपको पैसे दिए गए तो आप उस पैसों से क्या करोगे। तो हर एक अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करेगा। कोई स्नैक्स चूज कर सकता है, या कोई शूज चूज कर सकता है, या कोई दोनों भी नहीं, उसको कोई तीसरी चीज चाहिए, हो सकता है ना। So if your school library had only 5 copies of new storybook but 20 students wanted to read it, अगर आपके पास बस 5 बुक्स है लाइब्रेरी में और वो ही सेम बुक कितने लोगों को चाहिए, मतलब क्या हो रहा है? स्कैरसिटी, है ना। स्कैरसिटी कि लिमिटेड मींस एंड ज्यादा वांट्स वहां पर हमें नजर आ रही है। देखो, एंड कैन स्टूडेंट शेयर देम और शुड स्कूल बाय मोर कॉपीज? फिर वो हम कैसे उसको टैकल करते हैं उस सिचुएशन को, स्टूडेंट शेयर करेंगे या स्कूल ज्यादा कॉपीज लेगी? विच टाइप ऑफ क्रॉप शुड अ फार्मर ग्रो बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, rainfall and market demand? Okay, should an enterprise employ more labor or capital in the production process? Yeah, should the government spend more on building or highways or hospital? Okay, ये सारे सवालों का जवाब जो है ना हमें इकोनॉमिक्स में से मिलेगा।
ये सब कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये कोई रैंडम सवाल है क्या रे? ये इकोनॉमिक चॉइसेस है, ये सारे इकोनॉमिक चॉइसेस है कि कोई भी एक इंडिविजुअल मतलब हमारे जैसा पर्सन, कोई एक एंटरप्राइज, कोई कंपनी, बिजनेस या गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। और ये इस पे हमारे रिसोर्सेस, स्कैर्सिटी क्या है, वांट क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब इसी पे ऊपर चलता है। उसके हिसाब से हमारे इसके आंसर्स निकलेंगे। ओके सी सो अभी जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस के बारे में बताया था, वही बात यहाँ मेंशन की है। देखो हमारे जो वांट होते हैं ना, हमारे प्रेफरेंसेस यानी कि हमारी जो नीड, उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं सच एज इसेंशियल थिंग्स, जिसमें हमारा क्या आता है, फूड, वाटर, शेल्टर, व्हाइल अदर्स वांट्स आर लाइक, फिर ये हमारे कंफर्ट में आ गए, गैजेट्स, हाँ, वेकेशन आ गया, या फिर उसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, लग्जरी आइटम्स में जाते हैं। सीखा हमने ये भी, वही बात यहाँ हमें समझाई गई है। सो ह्यूमन वांट्स कैसे है, अनलिमिटेड है, और ये कभी सेम रहते हैं क्या, नहीं, कीप चेंजिंग, अपडेट होता है, इनोवेशन होता है, हमें भी नई नई वांट आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल पीपल में वांट टू अपग्रेड फ्रॉम बाइसिकल टू मोटर बाइक, देन कार, सब हमने ऑलरेडी कर रखा है, वही बातें आ रही है इसमें। ओके आपको यहाँ एग्जाम्पल पिक्चर के थ्रू भी दिखाया है, देखो कि ये हमारे क्या है, दीज आर बेसिक नीड्स, दीज आर बेसिक नीड्स, कि कोई भी सबसे पहले क्या प्रेफर करेगा, बेसिक नीड प्रेफर करेंगे, जिसमें ये जीवन आता है ना। फिर घर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, शेल्टर, फूड है ना, क्लॉथ्स हो गए, ये दीज आर 5 बेसिक नीड्स। आफ्टरवर्ड्स फिर हम उसके बाद अगर नॉर्मल चीजें हैं तो फिर हम कंफर्ट और लग्जरियस चीजें चाहते हैं ना, ये सब कंफर्ट और लग्जरीज की बातें है। इसके बाद वो आता है, तो बेसिकली ये हमारे वांट्स होते हैं। अभी उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। चॉइसेस की कमी, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, बट बहुत कुछ चाहिए तो होता है, लेकिन उतना जितना आपको चाहिए उतना होना भी तो चाहिए ना, है ना, समझ पा रहे हो, जितना हमें चाहिए उतना अवेलेबल भी तो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें चॉइस करनी पड़ती है। सो चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, यू कैन सी हियर, रिसोर्सेस क्या है रे, रिसोर्सेस यानी कि फैक्टर विच वी यूज फॉर द प्रोडक्शन। मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल दिया था, याद करो, ये पेन बना है तो इसको बनाने के पीछे कुछ चीजें लगाई गई है ना, मतलब उसके पीछे ये रिसोर्सेस यूज हुए हैं। कोई भी चीज बनी है, प्रोड्यूस्ड की गई है, तो ऐसे ही नहीं आ गई, उसके पीछे रिसोर्सेस लगे गए हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, लाइक वाटर, कोल, ह्यूमन मेड, मैन मेड, लाइक कैपिटल, टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, बट ये रिसोर्सेस चाहिए तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगा। ओके सो रिसोर्सेस जरूरी है, किस लिए, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, समझ पा रहे हो, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, है ना। तो इन्होंने, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सीख रखा है, नहीं, चलो थोड़ा उसकी बात कर लेते, फिर वापस आपके चैप्टर पे आते। फर्स्ट टाइम सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। ओके लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज, पेन एक एग्जांपल लिया, कोई भी चीज ले सकते हो, कोई भी, ये चेयर ले लो, ये बोर्ड ले लो, बेंच ले लो, फोन ले लो, वॉच ले लो, एनीथिंग, जो भी चीज बनाई गई है, हाँ, विच इज प्रोड्यूस्ड, की जिसको प्रोड्यूस्ड किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। अभी ध्यान दो कि कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज को
बनाने के लिए मतलब उसका क्या रे, प्रोडक्शन करने के लिए। आपको क्या लगता है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हाँ, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे मान लो, इमेजिन करके चलो कि आपको कल जाकर ऐसे वॉच बनाने का प्रोडक्शन करना है, आप वॉच का बिजनेस करना चाहते हो, कार्स बनाना चाहते हो, तो फिर कोई भी चीज ले लो, कोई भी किसी भी चीज का अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? यस, रॉ मटेरियल चाहिए और लेबर चाहिए, सही बात, मशीन्स चाहिए, सही बात है, अजून स्किल चाहिए, ओके, तो सबके लिए ही है ना, मतलब नहीं, प्रोडक्शन के बाद हो गया मार्केटिंग, पहले तो प्रोडक्शन तक आते हैं हम। बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, टेक्नॉलॉजी चाहिए, ठीक आहे, और पैसे पाहिजे, सगळ्यात महत्वाचं काय पाहिजे? भाई बिना पैसे के कैसे बना लोगे आप, है ना? हाँ, पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल एंड ऑल चाहिए, ये सब चाहिए, और थोड़ा और आ जाओ एक्सपेक्टेड आंसर के, और हाँ कैपिटल, वही पैसा, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, यस ऑफ कोर्स, आ गए ऑलमोस्ट, काफी सारे आंसर्स आ गए, और एंटरप्रेन्योर, यस, हाँ, अभी देखो सारे आंसर मिल गए मुझे जो एक्सपेक्टेड थे। सी, टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजें जरूरी है, कितनी? इस 4 चीजों के बिना, अरे सुनना, इस 4 चीजों के बिना हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो ये कौन सी 4 चीजें, देखो ध्यान में लो, फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी बोल दे तो चलेगा, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कुछ भी बनाना है, तो इन चारों के सिवाय काम नहीं बन सकता। इमेजिन करके चलते हैं ना, आपको कल कोई कंपनी खोलनी है, वॉच बनाने की, पेन बनाने की, बुक बनाने की, बैग बनाने की, एनीथिंग, कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जगह चाहिए ना। क्या जगह, कहाँ करोगे ये काम, सेटअप कहाँ, जमीन लगेगी ना, लैंड चाहिए, रेंट की हो सकती है, खुद की हो सकती है, बट लैंड जरूरी है। दूसरी चीज हमें लेबर चाहिए। अभी लेबर यानी कि जो वहां पर काम करने के लिए वर्कर्स रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे, वो सब लेबर में कंसिडर किया जाएगा। अभी आप अकेले कर करके कितना ही करोगे, आपको लोग तो चाहिए ना, कि मैन्युफैक्चर करना है, गुड्स बनाने, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो लोग चाहिए, इसमें लेबर जरूरी है। देन थर्ड थिंग इज कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, तो उसको बिजनेस के लैंग्वेज में कैपिटल कहा जाता है। बिना पैसे, सबसे मेन तो ये रहा तो बाकी हो जाएगा, है ना, ऐसा। सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल को बिजनेस का ब्लड कहा जाता है, कैपिटल को बिजनेस का ब्लड कहा जाता है। तो कैपिटल मतलब पैसा। कि अभी कैपिटल किसे कहा जाता है कि बिजनेस लैंग्वेज में जो भी हम पैसा, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, हाँ, इन अ फॉर्म ऑफ मनी के फॉर्म में जो भी बिजनेस में लगाया जा रहा है, एसेट के फॉर्म में जो भी बिजनेस में लगाया जा रहा है, फिर वो मशीनरी हो, है ना, इक्विपमेंट्स हो, या बिजनेस की बिल्डिंग लेना हो, बिजनेस की ज़मीन हो, या फिर बिजनेस में अलग अलग चीज़ें लगाना हो, रॉ मटेरियल लेना हो, ये सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। इसको कैपिटल, कैपिटल 2 तरह का होता है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल एसेट के फॉर्म में होता है ना, बिल्डिंग के फॉर्म में, मशीनरी के फॉर्म में, फर्नीचर के फॉर्म में, इक्विपमेंट के फॉर्म में, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो यहाँ पर ह्यूमन के स्किल्स यूज किए जा रहे हैं, नॉलेज यूज किया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये दोनों भी चीजें जरूरी है, और ये पैसे के बिना कोई भी काम नहीं होगा। तो ये कैपिटल चाहिए, हाँ, पैसा उसमें लगाना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लास्ट थिंग इज एंटरप्रेन्योर। ये सभी को मैनेज करने वाला, ये सभी को चलाने वाला बिजनेसमैन भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? एंटरप्रेन्योर यानी कि कौन? बिजनेसमैन, कि हु रन्स द बिजनेस, है ना, हु इज रेडी टू टेक द रिस्क, हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग, कि जो सब कुछ कर रहा है, मैनेज कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है, एवरीथिंग वो सब हैंडल कर रहा है, ऐसा बंदा एंटरप्रेन्योर। अभी इसमें से कोई भी एक चीज हटा कर देखो, कोई भी हटा कर देखो, देखो प्रोडक्शन हो पाएगा क्या? चलो मान लो एंटरप्रेन्योर को हटा दे, सुनो एक मिनट, एंटरप्रेन्योर को हटा दे, बस अपने पास कैपिटल, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लोगों लेबर भी है, उनको पैसा दिए तो आ जाएंगे, और जमीन भी पड़ी है, बट कोई मैनेज करने वाला ही नहीं, चलाने वाला शुरू ही नहीं किया, तो हो पाएगा क्या प्रोडक्शन? मान लो पैसा ही नहीं है, तो ये कुछ भी हो पाएगा क्या? नहीं। ये लेबर को ही हटा दो तब भी प्रोडक्शन हो पाएगा क्या? कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मशीन्स को चलाने के लिए भी लेबर चाहिए, एक बंदे का काम नहीं है उसको। अगर इफ यू 1% अगर उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो यू आल्सो कंसिडर एज अ लेबर, है ना, कि वह तुम काम कर ही रहे हो ना, तो वो चाहिए ही ना, बिना बंदों के काम हो पाएगा क्या? तो, और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंड, अगर लैंड को हटा दिया तो चलेगा क्या? नहीं। तो कोई भी चीज प्रोड्यूस्ड करनी है, प्रोडक्शन करना है, तो दीज 4 फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। इनके बिना प्रोडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? आ रहा है समझ में? हाँ। अभी ये जो फैक्टर को उसके बदले में दिया जाता है रिवॉर्ड, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर रिवॉर्ड्स। क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर रिवॉर्ड्स। अब देखो कोई भी फ्री में नहीं होता है, उसको पैसा देना पड़ेगा ना। जैसे लैंड को क्या रिवॉर्ड मिलेगा? लैंड को क्या पेमेंट रहेगा? रेंट, रेंट मिलेगा लैंड को। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस देने पड़ेंगे, लेबर जो काम कर रहे। हाँ, और कैपिटल, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपने वो कहीं लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो कैपिटल के फॉर्म में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर जो चलाने वाला बिजनेसमैन है, वो इन सभी के पैसा देना, लेना, मैनेज करना, सब करने के बाद जो पैसा बचेगा, वो उसको मिलता है किसके फॉर्म में? प्रॉफिट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? प्रॉफिट के फॉर्म में। सो दीज आर द फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर रिवॉर्ड्स। अंडरस्टूड? ये समझ में आए कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और इसके प्रोडक्शन के लिए ये फैक्टर के रिवॉर्ड्स भी होना जरूरी है। ये नोट कर लो, फिर वापस हम आपके चैप्टर में चलेंगे। चलो ध्यान दो, हम लोग रिसोर्सेस की बात कर रहे थे और इस पॉइंट पर आकर रुके थे। देखो जहां पर अभी हमने सीखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, राइट? सी विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी लिखा है, या हम एंटरप्रेन्योर जो कि ये सब यूज करेगा, which are used for the production for goods and services, right? However, both natural and human made resources are limited in quantity. ये सारे resources कैसे है रे? Limited है। ऐसा है क्या बहुत सारे? नहीं ना। They can be put to many alternative uses. अभी इनका जो यूज रहेगा, अल्टरनेटिव यूजेस, एज अलोकेटिंग मनी टू बाय फ्रूट और अ पेयर ऑफ शूज। मतलब अगर मान लो मैंने सबको 500-500 रुपए दे दिए, सबको,
सबको 500 रुपीज दे दिया और बोला बोला आपको जो करना है करो। ऐसा है क्या कि सब लोग सेम ही चीज करेंगे उसमें? हाँ, कुछ लोग उसको खा लेंगे, आई मीन कुछ लोग उससे पिज्जा बर्गर खा लेंगे या कुछ भी खा लेंगे, है ना। कुछ लोग कुछ नोट्स, नोटबुक, कुछ पेन पेंसिल खरीद लेंगे। हाँ, कुछ लोग मूवी देखने चले जाएंगे, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे, कुछ अपने लिए कुछ खरीद लेंगे, कुछ ड्रेस खरीद लेंगे, कोई चीज खरीद लेंगे या कोई सेव कर लेंगे। देखो सब कुछ सबके लिए ये सेम रहेगा क्या रे? सबके लिए सेम रहेगा क्या? सो allocation of resources means allocating money may change person to person, वैरी होगा, चेंज होगा, एंड वो हर एक पर्सन का बिहेवियर है कि वो उसका क्या कर रहा है ना। वो एक हर एक पर्सन का बिहेवियर रहेगा कि वो उस चीज को, उस पैसों को लेकर वो क्या कर रहा है, वेदर वो फ्रूट परचेस कर रहा है या शूज ले रहा है या बुक्स परचेस कर रहा है या मूवी देख रहा है या पिज्जा बर्गर खा रहा है या सेव कर रहा है। ये हर एक का अलग अलग रह सकता है बिहेवियर, और इसी बिहेवियर का स्टडी यानी कि इकोनॉमिक्स है। समझ रहे हो? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि नॉट जस्ट अ हाउसहोल्ड, इकोनॉमिक्स आल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज देयर स्केर्स रिसोर्सेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या कहते हैं? अभी इसका मतलब क्या है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, उसमें से भी बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज उसका हम करते हैं, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाने देते, है ना। मतलब जितनी भी चीजें हमारे पास है या जितना भी पैसा हमारे पास है, जैसे मैंने आपको 500-500 रुपए दे दिए दिए ना, तो उसका बेस्ट पॉसिबल यूज आप करने की सोचोगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। सो वेयर वी यूज these resources in a best possible way, in best possible manner, to meet unlimited wants and to improve people's quality of life। कि हमारे अनलिमिटेड वांट हम इसी में से पूरी करने की कोशिश करते हैं, हमें अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, अभी ये स्टील का एग्जांपल इन्होंने दिया है हमें कि अगर स्टील है तो स्टील से क्या क्या किया जा सकता है। उससे मेडिकल इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वगैरह बनाई जा सकती है। और इसका यूज कहाँ पर किया गया है? रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ यूज किया गया है। तो अल्टरनेटिव यूज है ना स्टील का, कई सारे यूजेस है। सो व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन देन अदर ऑप्शन आर गिवन अप। इनमें से कोई एक चूज किया तो दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, गिवन अप हो रहा है। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी इसको समझ कर लो, हाँ इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वी हैव अल्टरनेटिव्स, वी हैव अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस बोल लो आप, हाँ, कि हमारे पास कई ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही चीज चूज करेंगे, ऐसा है क्या? 500 रुपए सब लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं, है ना। तो वही है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। सो कौन क्या चूज करता है? और अगर हमने एक चीज चूज कर ली, इफ वी चूज वन अल्टरनेटिव, अदर अल्टरनेटिव स्किप हो गए ना, ये छूट गए या ऑटोमेटिक ड्रॉप आउट हो गए। तो वो जो ड्रॉप आउट हो गए, हमें वो ऑप्शन था कि हम वो भी ले सकते थे, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। समझ रहे हो? वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई कि those option, the other options are given up and the value of what is given up is known as opportunity cost. Let's understand through an example। यहाँ दिया है कि imagine करो कि एक फार्मर है, उसकी थोड़ी सी जमीन है, piece of land, and can choose to grow either barely either
barley or wheat on it. तो ये ऑप्शन है फार्मर के पास कि उसके जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर उसको क्या किस चीज का क्रॉप लेना है. उसके पास ऑल्टरनेटिव है, अगर ये नहीं तो ये, जो भी है. सो हाउ मच ऑफ ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस. एक क्रॉप कोई लेना है, उसने डिसाइड किया कि व्हीट का क्रॉप लेना है, तो उसको उसके लिए कितना पैसा देना गाना पड़ेगा, उसके बाद उसको उसमें से कितना मिलेगा, ये सब वो सोचेगा, है ना. इसको देखते हुए ये टेबल समझ कर लो. टेबल को हम समझ कर लेते हैं. सो दिस शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ बार्ली एंड व्हीट. यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बना है. कि ए इसमें हमने देखा, ए वाले कंडीशन में, कि पूरी तरीके से क्या लिया गया, पूरे के पूरे एरिया में व्हीट प्रोड्यूस्ड किया गया और बर्ले नहीं लिया. बी वाले कंडीशन में इसको 90 केजी और इसका 25 केजी. सी वाले कंडीशन में 50 केजी 70 केजी. डी वाले कंडीशन में 75 40 और इसमें इसको 100% और इसको 0. अभी यहाँ पर ये इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर हमने इसको प्लॉट कर दिया, अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है, देखो इसको हमने अगर प्लॉट कर दिया तो इसके जो कर्व्स यहाँ पर हमें बन रहे हैं. एक्स एक्सिस पर व्हीट, एक्स एक्सिस पर बर्ले दिया गया है, वहाँ एक्सिस पर हमें व्हीट दिया गया है और दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्लॉट किया गया है. और इससे जो कर्व बन रहा है, ये कर्व कहा जा रहा है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आया है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट से राइट को डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है. कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस बता रहा है. तो इसी कर्व को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. क्या कहा जाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमें बता रहा है कि बिटवीन बर्ले एंड व्हीट प्रोड्यूस के बीच में कितना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है. कि फार्मर पॉइंट ए से पॉइंट ई तक मूव हो सकता है और वो कभी बर्ले ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है या कभी व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है. उसकी कौन से चीज को कितनी प्रोडक्ट्स करने की कितनी पॉसिबिलिटी वो यहाँ समझाया. टू ग्रो मोर बर्ले सम व्हीट मस्ट बी सैक्रिफाइड. और इसी का उल्टा, इफ व्हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसको बर्ले को सैक्रिफाइड करना पड़ेगा. एंड यही तो रहेगा, जिसको सैक्रिफाइड किया गया है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा. सो ऑल द पॉइंट्स ऑन पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व show the maximum output that can be produced through efficient use of resources by avoiding wastages. तो कोई भी नॉर्मल यहाँ पर पर्सन क्या सोचेगा कि उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में है, क्या प्रोड्यूस्ड करने में है, इसका थोड़ा इसका थोड़ा, इसका ज्यादा इसका थोड़ा, ऐसे जो भी है कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा वो वही तो चूज करेगा ना, जिसमें उसको सबसे ज्यादा फायदा है. तो फिर वही है, उसके लिए हमें क्या देखना जरूरी है, मतलब इसे हमें कहेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, की जहां वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज का अच्छा इफिशिएंट यूज किया जाएगा. एंड इससे हमें बेटर प्लानिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, तो यही सारी टेक्निक एक फार्मर के हिसाब से देखी, यही सारी टेक्निक एक हाउस होल्ड, एक फर्म, बिजनेस और एक गवर्नमेंट कर सकती है. मतलब वहां पर वो क्या करती, इवन करती भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हम करते हैं. इधर तक क्यों जा रहे हो, सिंपली घर का भी एग्जांपल ले लो ना. घर में भी जो भी हमारे पास पैसे आते हैं, जो भी हमें इनकम आता है, हम उस इनकम का कैसा यूज करना चाहते हैं, ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं, है ना. वो पैसा हम सोचते हैं कि कहाँ लगाए तो बेस्ट रहेगा, कौन से पॉसिबल मैनर में लगाए तो उसका यूज बेस्ट रहेगा, और उसी तरीके से हम यूज करते हैं. या ऐसे उड़ा रहे, वेस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं. तो अलग अलग उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. देखो अभी हमें यहाँ पर सीखना है कि व्हाट डज द इकोनॉमिक्स डील विथ. अभी इकोनॉमिक्स किससे डील करेगा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, थोड़ा आइडिया हमने ऑलरेडी ले लिया है, एक बार इससे भी गो थ्रू करेंगे. अभी इकोनॉमिक्स आया इधर, ये आपको ये वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड विच इज ओइकोनोमिया, जिसका
इससे दो वर्ड से बना है, ओइको और नोमिया, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड, और नोमिया का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। इसका पूरा मीनिंग क्या बनता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वॉट, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। नॉट जस्ट फैमिलीज, बस फैमिली की बात है क्या ये, नहीं, बट ये नेशन पे भी ये काम करता है, एज आई टोल्ड यू। ओके, हाउ टू यूज द रिसोर्सेस इफिशिएंटली, इसका कैसे यूज करना। सिंस रिसोर्सेस हैव कंपीटिंग यूजेस, तो ये इंडिविजुअल के लिए, एंटरप्राइज के लिए, मतलब किसी बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उसमें हमें सोचना है कि बेस्ट पॉसिबल कैसे यूज होगा, बेस्ट अलोकेट कैसे किया जाएगा, और यही डिसीजन जो रहेगा अफेक्ट द वेलबींग ऑफ पीपल एंड सोसाइटी एज अ होल। और यही डिसीजन अफेक्ट करेगा ना कि उनका वेलबींग, उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि हम रिसोर्सेस का कैसा बेस्ट यूज कर रहे हैं। So the discipline of economics deals with how choices are made by optimizing the use of limited resources to satisfy the needs and want. मैंने बोला optimum utilization of resources, मतलब क्या, resources का best possible manner में, efficient manner में use करना, किस लिए, हमारे need या want को satisfy करने के लिए। समझ पा रहे हो, हाँ, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हुई है, वही यहाँ पर दे रखी है। हाँ, आई एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एंटाइटीज, अभी ये भी थोड़ा समझ लो कि इकोनॉमिक एंटाइटीज क्या होती है, एंटिटी क्या होती है। यहाँ आप देख रहे हो, वन हु पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी बताया हमने कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में एज अ सेलर, एज अ बायर, एज अ एम्प्लॉई और एज अ एम्प्लॉयर या एज अ प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं तो होते हैं ना, तो वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आप पेन भी खरीद लेते हो तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाएगा, हर एक चीज जो पैसे से ली जा रही है, हर एक चीज जो पैसे से ली जा रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये पेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये फोन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी यहाँ आसपास देखो कितनी चीजें हैं, और बताओ मुझे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सब कुछ ऑलमोस्ट, बस हम जो सांस ले रहे हैं ना वही खाली पैसे से नहीं लेते, अगर हॉस्पिटल में ले रहे तो वो भी पैसा देना पड़ता है ना। तो उसी को हम बस फ्री गुड कहते हैं, उसे कहते हैं फ्री गुड। एयर सांस ले रहे, फ्री गुड है। सनशाइन इज फ्री गुड, इसको छोड़ के कुछ भी फ्री नहीं है। इसको छोड़ के जो भी लिया जा रहा है ना पैसों से, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सब। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, आपकी मम्मी खाना बना रही है आपके लिए, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? मम्मी को पैसे देते हैं हम खाना बनाने के लिए? नहीं देते ना। लेकिन वही अगर आपकी मदर कहीं दूसरे जगह बाहर जाकर कुकिंग या शेफ करके काम कर रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। समझ पा रहे हो? अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और पैसे ले रहा है तो वो, अगर वो टीचर अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये ध्यान में लो डिफरेंस। हाँ, तो ऐसे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अभी इसमें इकोनॉमिक एंटाइटीज क्या आती है, हाँ, जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस, सब 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 इकोनॉमी में कंसिडर होता है। एंड हाउ पीपल वर्क एंड अर्न वेजेस, हाउ वेल्थ and resources are distributed, how prices are determined, how education and technology drive investment, and how government policies and trade influences prices and market and employment। ये सब कुछ किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और यही सब कुछ हमें आगे सीखना भी है। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में आपको जितनी सारी टर्म्स, जो भी सारी चीज़ें बताई है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। हाँ, सबको समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट है विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो मिलते हैं अगले बार में। थैंक यू।